साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसएससी पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीडियो वीपीडीओ, हमारी प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज चलती है, तो इसी का सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम लोग सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिन लोगों को भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट परचेस करना है या फिर वो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको ठीक है वीडियो वीपीडीओ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं मात्र 199 रुपीज में, और जिसमें आपको मिलते हैं 12 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, 4 आपको मिलते हैं टारगेट और 4 आपको मिलते हैं करंट अफेयर, यानी टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आपको। और इनका वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है हमारी एप्लीकेशन पर, जो कि मात्र 199 रुपीज में है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो सभी सोल्यूशन हम लोग यूट्यूब पर नहीं डालते हैं, यूट्यूब पर कुछ लिमिटेड सोल्यूशंस आते हैं, ऑल्टरनेट डे करके आते हैं, या फिर कभी हिंदी का आता है, कभी उत्तराखंड का आता है, लेकिन एप्लीकेशन पर इसी का सोल्यूशन डेली आता है। आप लोग इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत या आपको परेशानी आ रही हो सेट लेने में तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 9997176041, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 90941009, ठीक है, 9410905102, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप, या फिर आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के हिंदी के सॉल्यूशन की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम पे है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। आपको बताना है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। अगर आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, पहले आपने प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, तो राजस्थानी मैंने आपको बताया था किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या विकसित हुई है, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से क्या विकसित हुई है, हमारी राजस्थानी भी है, जिसके अंदर हमने देखा था 4 भाषाएं आती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था 4 भाषाएं आती है। सबसे पहले आपकी आती है इधर जयपुरी आ जाएगी, ठीक है, जयपुरी। आपको इसी तरीके से करना है, इससे क्या होगा ना, आप मैप के थ्रू समझेंगे तो पश्चिमी पूर्वी में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा पता लग गया, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी बोली जाती है। ऊपर से आपको बोला जाता है मेवाती, ठीक है, मेवाती, ठीक है, और नीचे से मालवाड़ी, ठीक है, और साथ ही साथ आपकी मेवाती मालवाड़ी और मालवाड़ी मेवाती, और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा इसमें मालवी, ठीक है, मालवी। ये 4 भाषाएं राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जिनको और जयपुरी को ही ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। अगला हम पे पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी मैंने आपको कल परसों ही कराया था, इसकी एक ट्रिक थी कब कब हुआ, ठीक है, कब कब हुआ। तो यानी के फॉर कन्नौजी, बी फॉर बुंदेली, के फॉर खड़ी, बी फॉर ब्रज, एच फॉर हरियाणी, और हरवाणी को ही बांगरू बोलते हैं। और पश्चिमी हिंदी का विकास क्रम पूछेगा तो इसका भी सौर सैनी से हुआ है, ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताई है, इसके अंतर्गत ए बी सी, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती है। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी, और इसका विकास क्रम पूछेगा तो अर्धमागधी से, ठीक है, अर्धमागधी से। अब आता है हमारा ऑप्शन डी। तो तीनों एलिमिनेट हो गए तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी हमारा बिहारी हिंदी सही हो जाता है, ठीक है। मगही उपभाषा किसकी हो जाएगी, तो बिहारी की हो जाएगी। और यहीं पर बिहारी के अंतर्गत आपको पता है कौन कौन सी आती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैथिली बिहारी के अंतर्गत आती है, ठीक है, मैथिली, और इसी के अलावा मगही आती है, ठीक है, मगही आ गई, ठीक है, भोजपुरी इसी के अंतर्गत आती है, भोजपुरी, और साथ ही साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, और इसी के साथ साथ बिहारी हिंदी, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये सभी बिहारी के अंतर्गत आती है। आपको आगे बढ़ना है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि है। तो आपने देखिए काफी बार एग्जाम में पढ़ा होगा, ये वो ध्वनि वाला ना बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वो, अगर आप वो का उच्चारण स्थान करेंगे ना, वो आपने बोला तो आपके दंत और ओष्ठ दोनों का ही कार्य हुआ, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो, ठीक है। अगर यहीं पर मैं बात करूं दंत की, तो मैंने आपको बताया था तौ वर्ग क्या होता है, हमारे दंत के अंतर्गत आता है, या तौ वर्ग या फिर सलजम वाला सौ, ठीक है, सॉरी सौ, सिंपल सौ आता है हमारे दंत के अंतर्गत। ये आपको नोट करना है। इसी के साथ साथ ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा कंठ। तो कंठ से मैंने आपको क्या बताया, हमेशा से कंठ से आपने देखा होगा ए का उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से। फिर ये वाले ए का भी कंठ से, तो दोनों का ही उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। और यहीं पर अगर आपने देखा होगा लुंठित क्या होता है हमारा, लुंठित, लुंठित आपको कराया है मैंने, लुंठित क्या होता है, रौ होता है। एक आता है आप पे पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक क्या होता है, लौ होता है। इसी के साथ साथ अर्धस्वर पूछता है हमसे, अर्धस्वर,
अर्धस्वर। तो अर्धस्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वर आपको बताना है, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? तो य और वो क्या होता है? अर्धस्वर होता है। तो ये दोनों ही नोट करने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्श्विक ल होता है, लुंठित र होता है, और अर्धस्वर क्या होता है हमारा? य और वो अर्धस्वर होते हैं। तो ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वर्णमाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे है स्वास्थ्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां पर इसका संधि विच्छेद बताना है हमें। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद आएगा स्वस्थित धन अस्तु, ठीक है, स्वस्थित धन अस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर अगर मैं संधि की बात करूं तो हमने देखा है ना, यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? ई और अ मिलकर क्या बनाते हैं? ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनाता है? य बनाता है। और ये नियम है किसका? यण संधि का। तो यण संधि के अंतर्गत ई या अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो य बना देता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर, ठीक है, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर, ये क्या बना देता है? ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ऊ के बाद क्या बन जाता है? आपका व बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो अर बन जाता है। ये नियम किसके होते हैं? ये सभी नियम होते हैं यण संधि के अंतर्गत। यहीं पर अगर आपने देखा होगा, एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, तो स्वागत, स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद आपसे पूछना है, ठीक है, आपको बताना है स्वागत में संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपने सुना होगा सु धन आगत, ठीक है, सुधन आगत हो जाएगा। यहां से क्या बन गया? ऊ धन औ, ठीक है, ऊ धन औ क्या हो जाता है? व हो जाता है। और ये भी किसके अंतर्गत आता है? यण संधि के अंतर्गत आता है। एक आपने सुना होगा प्रति उत्तर, ठीक है, प्रति उत्तर, प्रत्यु, ठीक है, आपने सुना होगा प्रत्यु उत्तर, ठीक है। अगर यहां पर मैं पूछूं प्रति उत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी, तो आपको यह बताना है। प्रति उत्तर में इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्तर, ठीक है, इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्तर। और इसमें संधि क्या हो जाएगी? इसमें ऊ, ठीक है, ई धन ऊ, ठीक है, ई धन ऊ मिलकर बनाते हैं, य हो जाता है। और यहां पर आपका फिर से यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो यण संधि आपको देखना है प्रति उत्तर में कौन सी संधि है। एक चीज हमेशा नोट करिएगा, यण संधि में ना आपको हमेशा से क्या मिलेगा? या तो बीच में य होगा या व होगा, या ठीक है, ये चीजें होती हैं। और ये आधे भी हो सकती हैं, जैसे यहां पर य है, ठीक है, बीच में यण संधि हो रही है, यहां पर वो है तो यहां पर यण संधि हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें हैं यण संधि के नियमों की, आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अंतरतेल्य शब्द का शुद्ध वर्तनी होगी, अंतरतेल्य, ठीक है। तो अंतरतेल्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा, अंतरतल्य, ठीक है, अंतरतल्य यानी अंतःतल्य, ठीक है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए मैं बार बार कराता हूं, थोड़ा वर्तनी लिख लीजिए जो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। वर्तनियां जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, एक आपसे पूछा जाता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि इस प्रकार से लिखा जाता है, बार बार आता है एग्जाम में। एक आपने सुना होगा बार बार एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? लोहार, ठीक है, लोहार में एक ही ओ की मात्रा आती है, लोहार इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी के साथ साथ आपने उज्जवल देखा होगा, ठीक है, उज्जवल, देखिए काफी बार कराने के बावजूद इसको बच्चे गलत करके आते हैं। तो उज्जवल इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से मैं कवयित्री बताऊं तो, ठीक है, कवयित्री होता है, यित्री, ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। एक आपके पास आता है अनुग्रहित, ठीक है, तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अनुग्रहित, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला नहीं आता है यहाँ पर। इसको काट कर इसकी जगह क्या आता है आप भली भांति, ठीक है, जानते हैं। यहाँ पर आता है अनुग्रहित, ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने के बावजूद देखिए अगर 2-3 तरीके से दे देगा ना, आपको दे देगा अनुग्रहित, अनुग्रहित, ग्रहित, एक तो पीछे से मात्रा दे देता है, फिर इसमें नीचे से मात्रा देगा तो उसकी छोटी मात्रा कर देता है। तो ये चीजें समझनी है। देखिए वर्तनी एक ऐसी चीज है, जब आप उच्चारण करते हैं तो आपका उच्चारण के अकॉर्डिंगली ये सही हो जाती है। प्रातः काल आता है, ठीक है, प्रातः काल विसर्ग के साथ लिखते हैं, प्रातः काल, ठीक है, तो विसर्ग के साथ आपका लिखा जाता है हमेशा से प्रातः काल, ठीक है। यहां पर इस चीज को नोट करना है, प्रातः काल किसके साथ लिखा जाता है? विसर्ग के साथ लिखा जाता है। ये चीज यहां पर आप थोड़ा सा नोटिस करने वाली है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा लड़का, तो लड़का कैसे लिखते हैं? लड़का, बहुत से लोग लड़का ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे उच्छिप्त या द्विगुण का साइन आएगा, ठीक है। ये क्या होता है? उच्छिप्त या द्विगुण से कहा जाता है, ठीक है, डॉ ढो आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये वर्तनी है। एक आता है परिणति, परिणति, ठीक है, परिणति कैसे लिखते हैं? परिणति,
तो ये सभी वर्तनियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन सबको नोट करके लिख लीजिएगा, लगातार इनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपके निश्चित तौर पर ये सही होंगी। ठीक है, यूकेपीएससी आपको पता है थोड़ा अच्छे लेवल की वो पूछता है। ठीक है, यूकेएसएससी सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो ओछा का तद्भव रूप आपको बताना है। ठीक है, ओछा का तद्भव रूप क्या होगा? अब तद्भव शब्द क्या होते हैं, मैंने हमेशा से आपको बताया, तद्भव शब्द हिंदी शब्दों को कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में जो ज्यों के त्यों हिंदी में लिखे गए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, और जो संस्कृत शब्द हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो यहां पर आपको बताना था ओछा का तत्सम रूप क्या होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अंग प्रोच्छा। ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर अंग प्रोच्छा कहा जाता है। ठीक है, ओछा का अंग प्रोच्छा। यहीं पर देखिए, अब थोड़ा सा ना आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए ये ट्रिक क्या होती है, ये ट्रिक तो नहीं है, बेसिकली आपको हमेशा से थोड़ा बहुत ही चीजें नोटिस करनी होती है। हमेशा से देखिएगा आपका जहां पर आधा रॉ आ जाए, ठीक है, ये कोई मात्रा है, इसके नीचे आधा रॉ लिखा हुआ है, ठीक है, री वाला लगा है, या फिर आपका कोई अनुस्वर वाला आ जाए, ठीक है, या फिर आपका कोई रॉ आ जाए नीचे इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, जैसे आपने देखना है ना ग्रह, तो ये रॉ लगा है। ठीक है, ये आपने देख लिया। जैसे मैं बोलूं आपके पास मयंक, ठीक है, मयंक तो नहीं होगा, ठीक है, चलो छोड़िए, मयंक को छोड़ दीजिए, ग्रह। या फिर आपने देखा होगा हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, ठीक है, और श्रौ। ये सभी क्या होते हैं मैक्सिमम टाइम, अब यहां पर हमेशा नहीं, मैं 99% टाइम क्या बोल सकता हूं, ये सभी शब्द क्या होंगे हमारे तत्सम शब्द होंगे। तो पहचान देखनी है, कभी भी शब्द में आपको इस प्रकार के शब्द दिख जाए ना, जैसे यहां पर आपको क्या दिखा, थोड़ा अनुस्वर दिख गया, लेकिन यहां पर अगोछा का ही पूछा था। ठीक है, अगोछा का यहां पर थोड़ा आपको पता होना चाहिए था, इसलिए आप कर पाते इसको। तो यहां पर अगोछा का होगा अंग प्रोच्छा। लेकिन जो आपके संयुक्त अक्षर होते हैं छ, त्र, ज्ञ, इनका क्या होता है मैक्सिमम टाइम तत्सम शब्द होते हैं। और छ का किस में परिवर्तन हो जाता है, ख में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हमेशा से याद रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, तो आपने देखा होगा क्षत्रिय। अगर मैं पूछूं आपसे क्षत्रिय, क्षत्रिय का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, क्षत्रिय का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, ये तो तत्सम हो गया आपका। ठीक है, ये तत्सम हो गया, इसका तद्भव रूप क्या होगा? अगर बात करें यहां पर, तो इसका क्या होता है, खत्री, खत्री। ठीक है, खत्री इसका तद्भव रूप हो जाएगा। आप देखा ना, छ का ख में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा अवतार। ठीक है, अवतार, अवतार, अवतार का क्या होता है, अवतार। ठीक है, अवतार का हो जाएगा अवतार। ये पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा गया है। चैत्र का क्या होता है, चैत्र आपका तत्सम हो जाएगा, चैत्र का महीना होता है ना, चैत्र, इसका क्या हो जाता है, चैत। ठीक है, चैत्र का हो जाता है चैत। इसी प्रकार से अगर आपने देखा होगा ग्रामीण का क्या होता है, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, तद्भव रूप। ठीक है, ग्रामीण तो आपका तत्सम हो गया। ठीक है, संस्कृत शब्द, इसी का तद्भव क्या हो जाएगा, गंवार। ठीक है, ग्रामीण को क्या बोला जाता है, गंवार। तो ये चीज नोट करनी है। देखिए अब ये गंवार वर्ड है, ये थोड़ा सा हिंदी शब्दों में अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ना कि कभी कभार क्या होता है कि हमने ये शब्द इतना इस्तेमाल कर दिया तो हमें ऑकवर्ड सा वर्ड लगता है ये। लेकिन ग्रामीण का मतलब क्या होता है, जो गांव में रहता है, और उसी को कहा जाता है गंवार। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को हम गंवार बोल रहे हैं तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये आपको समझना है, ये हिंदी की टर्म्स है। पेपर में आ गया ना ग्रामीण का अर्थ क्या है, तो कोई भी बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा, गंवार होता है। जिसने पढ़ा होगा ना वही रिलेट कर पाएगा, तो इसको नोट करके लिखिएगा। अब जैसे ग्रामीण, तो ग्रामीण का हो जाएगा जो गांव में रहता है, इसको गंवार कहते हैं। शहर में जो रहता है नगरीय, हम बोलते हैं ना नगरीय है ये बंदा, तो नगरीय हो जाएगा शहरी बंदे को, और ग्रामीण को गंवार कहा जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा गोधूम कहा जाता है। ठीक है, गोधूम, मैं बात करूं गोधूम, तो ये तो आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा है। गोधूम क्या होता है, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। ठीक है, गेहूं। ठीक है, गेहूं को क्या कहा जाता है, गोधूम। तो ये तत्सम तद्भव है, नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताना है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अब यहां पर पांडव में क्या प्रत्यय हो जाएगा, ओ। अगर मैं बात करूं पांडव, ठीक है, पांडव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, पूछा जाता है। देखिए प्रत्यय, पांडे में प्रत्यय पूछेगा तो अ प्रत्यय इसमें हो जाएगा। ठीक है, अ प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, हमेशा से जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जुड़कर उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, ये कहा जाता है इन्हें प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग, उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं और बीच में हमारा मूल शब्द होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपको बताना है कि प्रत्यय। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है कृत प्रत्यय, हमारा कृत प्रत्यय, कृदंत। ठीक है, कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा हम पे आता है तदित प्रत्यय। ठीक है, तदित
प्रत्यय। अब ये दोनों की डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग समझते हुए चलेंगे। कृत प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, दोनों ही आपको समझना है। कृत प्रत्यय क्या होता है और तदित प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय तो आपका क्रिया यानी मूल शब्दों के साथ जो भी लगता है उन्हें हमें कहा जाता है कृत प्रत्यय, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको बताना है तदित प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो विशेषण, जो भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय लगा होगा तो उसे क्या कहा जाता है, तदित प्रत्यय। और क्रिया के साथ क्या होता है, कृत प्रत्यय, ठीक है, कृदंत प्रत्यय से कहा जाता है। अब यहां पर आपको बताना है पांडव। अब पांडव आपने सीधा सीधा देखा होगा तो पांडव क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, पांडव आपको पता है संज्ञा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तदित प्रत्यय, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चीजों को समझना है, देखिए बहुत आसान है ये चीजें समझना, इन चीजों में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं इन्हें। आप अगर चीजों को समझेंगे ना, प्रत्यय का मैंने आपको बताया कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृदंत यानी जो क्रिया, मूल शब्द, ठीक है, धातु, यहां पर बात हो रही है मूल शब्द धातु के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहीं पर तदित प्रत्यय क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ ये लगे हुए होते हैं। अब पांडव, पांडव आपको पता है पांडव में क्या है, संज्ञा है, संज्ञा में इसमें क्या प्रत्यय बताया था आपको, अ प्रत्यय बताया था। तो जो संज्ञा के साथ लगे प्रत्यय होते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे थोड़ा। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो परसों मैंने आपको बताया था सर्वनाम, ठीक है। देखिए कभी कभी ना बेसिक क्वेश्चन हम लोग घुसा देते हैं। अब यहीं पर मैंने आपको बताया था सर्वनाम, अगर मूलतः सर्वनाम के रूप पूछेगा तो सर्वनाम के रूप कितने हैं, ठीक है, मूल रूप से सर्वनामों की संख्या, ठीक है, मूल रूप से संख्या, ठीक है, मूल रूप से सर्वनाम की संख्या आपको बतानी है, मूल रूप से संख्या, संख्या कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। मूल रूप से सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। लेकिन सर्वनाम के भेद पूछेगा, ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो पूछेगा तो यहां पर 6 भेद होते हैं। अब भेद कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, अनाप शनाप, ठीक है, नाप, ठीक है, और सनाप। ये थोड़ा सा ट्रिकों से आपको याद रखना पड़ता है क्योंकि आप 6 भेद हैं ये तो याद है, कौन कौन से हैं थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं। तो अनाप शनाप से अगर आप याद रखेंगे तो इससे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक। इससे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका 100 से हो जाएगा आपका संबंधवाचक, ठीक है, 100 से संबंधवाचक हो जाएगा। फिर 9 से निश्चय हो गया निजवाचक सर्वनाम, और प से आ जाएगा आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है आपकी, ठीक है, ट्रिक के साथ लिखेंगे हम लोग इसको, ट्रिक है इसकी, अनाप शनाप इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है कोई और कुछ, ठीक है। अब यहां पर कोई और कुछ को आपने अंडरलाइन करना है, बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसको मिटाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को कह रहा है कोई और कुछ, कोई और कुछ में आप देख रहे हैं कोई कुछ क्या है कि बाहर कोई आया है, यानी मेरे को पता नहीं है बाहर कौन आया है। या मैंने बोला कि कुछ खाने के लिए ले आना, अब आपको यही नहीं पता क्या लाना है, आप कुछ भी ले आए, मैंने कुछ मंगाया, आप कुछ और ले आए। तो कोई और कुछ हमेशा से क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जिसमें पता नहीं है, अनिश्चय है ना, कि कोई निश्चय ही नहीं है, इस चीज का आपको पता ही नहीं है कि कोई और कुछ में क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक में जो सो, ठीक है, जो सो, जो आया है सो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा। निश्चयवाचक परसों ही आपको कराया था, यह मेरा पेन है, ठीक है, यह मैं कह रहा हूं यह किसका पेन है, यह मेरा पेन है, तो मैं निश्चय हूं, ठीक है। और निजवाचक क्या होगा, स्वयं और अपने आप, ठीक है, स्वयं और अपने आप। मैंने बोला ना कि मैं अपने आप अपना कार्य कर लूंगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को कहां पर होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। कोई और कुछ आएगा कि मैंने बोला कुछ ले आना, कुछ खा लो, तो ये अनिश्चय है। अब मैंने बोला कि बाहर कौन आया है, तो आपको समझना है कौन, बाहर कौन आया है, तो यहां पर मैं ये अनिश्चयवाचक नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक। मैं क्या कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं कि बाहर कौन आया है। तो कौन में आपको डिफरेंस समझना है, कौन और कुछ में क्या होगा, कोई और कुछ तो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन कौन की बात कर रहा है, मैंने बोला बाहर कौन खड़ा है या कौन आया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, डेली आप लोग सॉल्यूशन देख रहे होंगे, क्लासेस में देख रहे होंगे, तो मैं हमेशा से आपको बता रहा हूं 2 प्रकार के ये होते हैं, ठीक है, विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी, बात करें यहां पर विकारी और अविकारी। अब आप इस चीज को ना चाहकर भी नहीं बुला सकते हैं,
क्योंकि आपका इतनी बार रिवीजन करा दिया, इसीलिए आपका जो सोल्यूशन है ना, काफी बच्चे बोल भी रहे थे, कुछ बच्चे तो इसमें भी कंप्लेन कर रहे हैं कि 3 घंटे का सोल्यूशन बनने के बाद बोल रहे हैं सर कम हो जा रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो देखिए अब इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपको आता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इंटू 2 करने का, स्पीड को इंटू 2 करिए या फिर 1.5 कर दीजिए, आप इसमें सोल्यूशन को देख सकते हैं, ताकि आपको जल्दी भी चाहिए तो जल्दी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अविकारी और विकारी मैंने आपको उस दिन बताया था क्या होते हैं। विकारी क्या होता है, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, विकार उत्पन्न, यानी अगर मैं बात करूं विकार उत्पन्न इनमें होता है जिनमें क्या होता है, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, और काल के आधार पर। इनमें क्या होता है, लिंग वचन और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी का एग्जांपल आपको बताया था, जैसे मैंने बोला जो, ठीक है, जो क्या हो गया आपका, किंतु, किंतु क्या है आपका अविकारी। अब किंतु मैं आऊंगा किंतु नहीं जाऊंगा, यानी किंतु क्या है, आप चाहे लिंग बदल जाए काल बदल जाए, आपका किंतु हमेशा किंतु ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि जो, अब जो चाहे पुल्लिंग के लिए हो स्त्रीलिंग के लिए हो, जो तो जो ही रहेगा, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्दों में हमेशा से परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है, विकारी शब्द आपके होते हैं संज्ञा, ठीक है, ये लिखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपके ये क्या होते हैं, क्रिया, ये सभी क्या होते हैं आपके विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अब यहां पर अब आपको देखना है ऑप्शन के साथ, क्योंकि क्या है आपका, ये एक तो अविकारी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमेशा से क्या होगा, इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, और भी वही है ऑप्शन डी, लेकिन भी वही है, लेकिन बालिका क्या है आपका, संज्ञा हो जाएगा, तो ये क्या है आपका विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द है बालिका का, ठीक है, तो इसका अब हम लोग देखेंगे ना ये किस प्रकार से चेंज हो जाता है, ठीक है। बालिका तो हमारा विकारी शब्द हो गया, ठीक है, बालिका क्या है आपका विकारी शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, बालक। अब इसका लिंग बदल गया ना, विकारी शब्दों में यही तो हम कह रहे हैं कि बालक शब्द का क्या है, लिंग बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि वो विकारी है, ठीक है, ये चीज समझनी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको आती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, भौरा का पर्यायवाची होगा, तो भौरा आपने पढ़ा होगा कि भौरा, ठीक है, या फिर हमने इसी को क्या कहा था, अली, ठीक है, या इसी को क्या कहा हमने, षष्ठ पद, ठीक है, या भौरा, अली, षष्ठ पद, ये क्या होते हैं, या फिर इसी को कहा हमने द्विरेफ, ठीक है, द्विरेफ, ये किसका पर्यायवाची होते हैं, सभी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका भौरा किसका पर्यायवाची होता है, आली, ठीक है, अली, सॉरी, अली, षष्ठ पद, द्विरेफ आपने पढ़ा होगा, या फिर भृंग, ठीक है, ये इसी का पर्यायवाची होता है। देखिए अली पूछा गया एग्जाम में, अली किसका पर्यायवाची है, या मधुव्रत, ठीक है, मधुव्रत भी पूछा गया था एक बार, मधुव्रत, मधु समझ के इसको अमृत मत मार के आना भाई, ठीक है, क्योंकि अमृत का मैंने सुधा, सोम, पीयूष आपको कराए हुए हैं, लेकिन मधुव्रत किसका होता है, तो ये होता है भौरे का पर्यायवाची, ठीक है, ये आपको लिखना है, और भ्रमर भी इसी का होता है, ठीक है, भ्रमर, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, द्विरेफ, यानी भौरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, भौरा का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन सी था, ये हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है यहाँ पर, इस चीज को नोटिस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, अध्यवासय का विलोम होगा, तो अध्यवासय का आपको विलोम शब्द बताना है क्या होगा, ठीक है, तो अध्यवासय का विलोम शब्द अगर हम बात करें तो अनध्यवासय, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, अनध्यवासय, अध्यवासय का क्या होगा, अनध्यवासय होगा। विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, मैंने आपको हर बार बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पास ऊपर एक आई बटन यहाँ पर सामने है, यूट्यूब में जो देख रहे हैं, ठीक है, उनके पास आई बटन में साइड में देखिए मेरे ऊपर से आपको आ रहा होगा एक ऊपर की पर्यायवाची याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है किस तरीके से। देखिए ट्रिक तो क्या है, वो एक टाइम टेबल है, एक फॉर्मूला है, उसे आप फॉलो करते हैं तो जो भी छात्र हैं, ठीक है, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, आप उस चीज को 60 दिन से 65 दिन करिए, ठीक है, 2 महीने करिए, बस मात्र 2 माह उस चीज को करिए, और आपके पर्यायवाची अगर सही ना हुए तो आप नीचे कमेंट में आकर जो कुछ बोल दीजिएगा, बस शर्त यह है कि आपको वो चीज करनी पड़ेगी, और आप अपने पर्यायवाची और विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव देखेंगे किस तरीके से इंप्रूव हो गए। काफी बच्चों के हुए हैं, इसीलिए आपको बताया गया है कि करिए उस चीज को, बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होता है कि आते हुए गलत हो गया, यही चीजें होती हैं। अध्यवासय का क्या होगा, अनध्यवासय। इसी तरीके से आपने सुना होगा एक वक्र आता है, ठीक है, वक्र आपके एग्जाम में पूछा गया है, वक्र का विलोम क्या होता है, ऋज्जु, ठीक है,
रिज्जु इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। वक्र का क्या होता है, रिज्जु होता है। तो ग्रामीण आता है एक बार बार, ठीक है। ग्रामीण, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, नागरीय या शहरी, ठीक है। शहरी या नागरीय इसी का होता है, ठीक है। ग्रामीण का नागरीय या शहरी। एक आता है धर्म, ठीक है। धर्म का क्या होगा, धर्म और अधर्म, ठीक है, अधर्म, ठीक है। ये चीज आपको नोट करनी है। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि हर्ष का क्या होगा, शोक, ठीक है, शाद, हर्ष का शोक, ठीक है, या शाद भी इसी का होता है। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा वन्य, वन्य का क्या होता है, पालित, ठीक है। ये चीजें नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है एक क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या देखते हैं। अब आपने क्या देखा, 2 3 4 5 6, तो इसी क्वेश्चन से आपके 6 क्वेश्चन हो गए ना। यहां पर सोल्यूशन में आपको 100 प्रश्न आ रहे ना, तो 100 इंटू आप 5 कर दीजिए, लगभग 500 प्रश्न आप लेके जाते हैं। जिसने भी ये क्लास अच्छे से देख ली या जिसने इसको सीरियसली ले लिया, तो समझ लीजिए उसका उद्धार हो गया। 12 प्रैक्टिस सेट यानी 12 पंजे 60, 6000 प्रश्न आपको यहां से इजीली डेली, मतलब महीने में आपको 6000 प्रश्न मिलते हैं। तो इससे बाहर शायद ही क्या आता होगा। हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, हो सकता है वक्र आ जाए, ठीक है, वक्र भी हमने देख लिया। हो सकता है ग्रामीण आ जाए, ये भी हमने देख लिया। हो सकता है अनध्यावसायी आ जाए, ये तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा। तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होगा, तो आपको बताना है कि इसका शब्द क्या होगा। तो इसका होता है दुर्भिसंधि, ठीक है, दुर्भिसंधि, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या होता है, दुर्भिसंधि होती है। आपने एक सुना होगा कि घुटने तक जिसके पांव होते हैं, ठीक है, घुटने तक पांव जिसके होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आजाना बाहु, आजाना बाहु। इसके क्या होता है, जिसके घुटने तक पैर हो, मतलब घुटने तक जिसके हाथ हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आजाना बाहु कहा जाता है। तो घुटने तक पैर लिखिएगा, आजाना बाहु उसको कहा जाता है। एक आता है गुरु के समीप बैठने वाला, ठीक है, जो भी गुरु के समीप, जैसे मान लीजिए गुरु है, गुरु के समीप जो बैठ रहा है आगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, अंतेवासी, ठीक है, अंतेवासी। एग्जाम में पूछा गया है, देखिए बार बार ना मैं देख रहा था, ये अंतेवासी शब्द जो है यूकेपीएससी 1-2 बार रिपीट कर चुका है, यूकेएसएससी में पूछ चुका है, उत्तराखंड में आ चुका है, बिहार में आ चुका है। तो जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या होती है, वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, या नहीं भी पूछे जाएंगे ना। मान लीजिए आपको अंतेवासी नहीं पूछा है, कोई और पूछा है, वो ऑप्शन में एक अंतेवासी जरूर दे देगा। अब आपको पता होगा ना, तो आप अंतेवासी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठने वाले को कहा जाता है अंतेवासी। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि एक प्रमाण से सिद्ध, ठीक है, प्रमाण से सिद्ध क्या होता है, प्रमाण से सिद्ध जो होता है उसको कहा जाता है परिमेय, ठीक है। परिमेय क्या होगा, प्रमाण से सिद्ध। तो इस चीज को लिखनी है, तीनों चीजों को आपको, घुटने तक जिसके हाथ होते हैं आजाना बाहु, गुरु के समीप बैठने वाला अंतेवासी, और प्रमाण से जो सिद्ध हो परिमेय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखेंगे, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे पढ़ना है, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया, अंडरलाइन कर दीजिए। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, ठीक है, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है वाक्य की अगर अंतिम गति ले ले, ठीक है, वाक्य जब हम समाप्त करते हैं कोई सा भी, तो हमेशा से आपने देखा होगा कि पूर्ण विराम हम लोग लगाते हैं। यानी जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसको कहा जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। यानी यहां पर अगर ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूं तो ऑप्शन डी थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा आज क्या है, थोड़ा टाइपिंग बोल्ट नहीं हो पाया, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा इस चीज का, ठीक है। तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, सॉरी, पूर्ण विराम, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हिंदी के जो भी हमारे विराम चिन्ह है, कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या कहा है, देखिए फैक्ट भी आपको नोट करने हैं। कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह हैं ये कहां से लिए गए हैं, इंग्लिश से लिए गए, सिवाय किसके, ये पूर्ण विराम को छोड़ के, ठीक है। तो इसको नोट करके लिखिएगा, पूर्ण विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है आपके हिंदी का ही ये विराम चिन्ह हो जाएगा। और विराम चिन्हों की संख्या पूछेगा तो 20 विराम चिन्हों की संख्या हो जाएगी, 19 जिसमें से अंग्रेजी से लिए गए हुए माने हैं, और लेकिन पूर्ण विराम आपका नहीं माना गया है, ठीक है। तो इस चीज को आपको लिखना है, जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, योजक। तो योजक मैंने आपको बताया, ठीक है, योजक चिन्ह क्या होता है, ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट में इसलिए बना रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है। जो छोटा सा डैश होता है ना, जब संज्ञा शब्द रिपीट होते हैं तो योजक चिन्ह आता है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। कथन को किसी को दोबारा कहने के लिए उद्धरण चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है। दो इसे इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है इंग्लिश में, ये आपका उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है, और यहीं पर आपको पता होगा, यहां पर थोड़ा सा प्रिंट मिसिंग है, इस टाइप से क्या होता है, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम, ठीक है। शब्दों को जब थोड़ा सा ठहराव आता है तो अल्प विराम लिखा जाता है। इसी के साथ साथ त्रुटि बोधक, ठीक है,
त्रुटि, त्रुटिबोधक। त्रुटिबोधक क्या होता है? त्रुटिबोधक क्या होता है? आपने ये देखा होगा इंग्लिश में, जिसको क्या कहते हैं? हाइफन। ठीक है, इस तरीके से त्रुटिबोधक लिखा जाता है। मान लीजिए आपने कोई शब्द लिखा, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ये त्रुटिबोधक का चिन्ह है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? और जब कोई भी हमारा वाक्य या शब्द में जब कोई भी शब्द छूट जाता है, उसको लिखने के लिए त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आप पे आता है एक लोप चिन्ह। ठीक है, लोप चिन्ह क्या होता है? लोप चिन्ह क्या होता है? जब आप कोई भी सेंटेंस इस तरीके से आपने देखा होगा ना, उसके आगे ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या है? लोप चिन्ह का निशान है। इसी के साथ साथ तुल्य सूचक। ठीक है, तुल्य सूचक। तुल्य सूचक क्या होता है? इक्वल टू का साइन। ठीक है, इक्वल टू। ठीक है, तुल्य सूचक ये होता है। तो ये सभी विराम चिन्ह आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे बछिया का ताऊ का अर्थ है। ठीक है, बछिया का ताऊ। हाँ भाई तो बछिया का ताऊ यहाँ पर बताना है आपको, इसका अर्थ क्या होगा? तो कमजोर व्यक्ति तो होगा नहीं भाई बछिया का ताऊ। ठीक है, साहसी व्यक्ति भी बछिया का ताऊ नहीं होगा, यानी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। जो अत्यधिक मूर्ख है उसे हम क्या कहेंगे? ये तो भाई बछिया का ताऊ है। तो याद रखना है आपको, ये बछिया का ताऊ है मतलब क्या है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति है। तो होते हैं ना कुछ लोग बछिया के ताऊ, हमारे साथ में भी होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। ठीक है, अपने आसपास में देखा होगा जो बछिया के ताऊ बनते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होते हैं? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कान पकड़ना। ठीक है, कान पकड़ना एक आता है, कान पकड़ना। अब क्या होता है? देखिए, कान पकड़ना मैंने बोला, इसका अर्थ बताइए, या विलोकित्ति या विलोम शब्द का अर्थ बताइए। तो 90% बच्चे क्या कर देंगे? इसका वहां पर ऑप्शन में ये दिया होगा, माफी मांगना। ठीक है, तो कान पकड़ना मतलब सीधा मार के आएंगे और फिर क्या होगा? उनका -1.25 हो जाएगा और बाद में बोलेंगे कि बेसिक क्वेश्चन आते हुए गलत हो गया, क्योंकि कान पकड़ना इसका मतलब क्या होता है? माफी मांगना तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूं पर्यायवाची विलोम शब्द इनको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये मेरिट डिसाइडर होते हैं, परीक्षा में आ जाते हैं और हमें याद नहीं आते हैं। ठीक है, कान पकड़ना क्या होगा? प्रतिज्ञा करना। ठीक है, प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ने का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा करना। तो इस चीज को नोट करके आपको लिखना है, कान पकड़ना यानी प्रतिज्ञा करना। एक होता है आंखों पर चर्बी चढ़ना। बोलते नहीं यार इसकी तो आंखों में चर्बी चढ़ गई है। ठीक है, बोलते हैं यार, आपने सुना भी होगा कि बोलते बोलते कि आंखों में चर्बी चढ़ना, यानी घमंडी होना। ठीक है, घमंडी होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आंखों में चर्बी चढ़ना। ठीक है, तो घमंडी होना मतलब क्या है? आंखों पर चर्बी चढ़ना। इसको नोट करके लिखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, अब अली रही गुलाब में अपत कटिल डार में। ठीक है, अब अली रही गुलाब में अपत कटिल डार में, तो कौन सा अलंकार है? तो अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अलंकार को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि अलंकार से प्रश्न बन सकता है और लिमिटेड अलंकार है जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब अली रही गुलाब में अपत कटिल डार में, तो कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? तो उपमा अलंकार। अगर मैं बात करूं ऑप्शन है, उपमा अलंकार आपने देखा होगा, जो उपमा में उपमे की तुलना की जाए, यानी उपमा में उपमे की तुलना की जाए, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आपने सुना होगा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसकी तो छोटी सी एक ट्रिक है। ठीक है, उपमे में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उपमे में उपमान की संभावना प्रयुक्त हो। ठीक है, उपमे में उपमान की संभावना जब हम लोग ढूंढते हैं, उपमान की संभावना हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, उपमे में उपमान की संभावना ढूंढते हैं। ठीक है, संभावना ढूंढते हैं, तो ये क्या होता है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके दो तीन छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जनु जानो मनु मानो। ठीक है, मनु मानो, ये क्या है? जहां पर भी शब्दों में जनु जानो मनु मानो ज्यों त्यों ये दिख जाए, तो यहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ऑप्शन डी आपके पास बचता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब जहां पर भी किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर या बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही हो, वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन सी हमारा अनियोक्ति अलंकार इसका सही हो जाएगा। अनियोक्ति अलंकार क्या है यहाँ पर? कि अब अली रही गुलाब में अपत कटिल डार में, ये क्या हो जाएगा? अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, आसमान किस भाषा का शब्द है? तो आसमान किस भाषा का शब्द है भाई? ठीक है, तो आसमान बताना है आपको, ऊपर जो आसमान है ये किस भाषा का शब्द है? तो आसमान आपका फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी भाषा मैंने आपको बताई थी सरकार। ठीक है, सरकार, सरदार। ठीक है, या फिर गुलाब। ठीक है, गुलाब, जहर। ठीक है, जलेबी, ये सभी क्या है? आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। सरकार, सरदार, गुलाब, जहर, जलेबी, ये सभी क्या है? आपके फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। अरबी भाषा आपने देखी है, मुहावरा। ठीक है, मुहावरा, ये बार बार पूछा जाता है। मौसम।
ठीक है, मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मानसून, ठीक है, मानसून, ये सभी क्या होते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। तो इन चीजों को नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वर्धा, महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहीं पर क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। यह वर्धा में ही क्या हुआ था? 1936 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति बनाई गई थी। यानी अगर मैं बात करूं वर्धा में, ठीक है, वर्धा में क्या हुआ था? 1936 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति बनाई गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति बनाई गई थी। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति बनाई गई थी। और यहीं पर क्या हुआ? 1953 में, ठीक है, यहीं पर 1953 में मांग उठाई गई कि हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। लेकिन राष्ट्रीय भाषा की जगह हिंदी क्या बनाई जाती है हमारी? 14 सितंबर। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? तब प्रधानमंत्री होते हैं। इस मांग को वो स्वीकार कर लेते हैं 1953 में। और फिर 14 सितंबर 1953 को क्या होता है? ये उसी साल मांग को स्वीकार कर लेते हैं। तभी से हिंदी दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब से मनाना शुरू किया गया पूछेगा तो 14 सितंबर 1953 से। हिंदी दिवस सभी को पता है कि 14 सितंबर को आता है। कब से मनाया जाता है? 1953 से। क्यों? क्या हुआ था? वर्धा में 1936 में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति बनी थी। फिर उसके बाद 1953 में वर्धा में ही क्या कहा गया था? हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं, राष्ट्रीय की जगह राजकीय भाषा। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है हमारी, ये चीज लिखनी है। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ठीक है, जिन्हें थोड़ा डीप पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उनको पता है। लेकिन कुछ बेसिक्स यहाँ पर गलत करके जाते हैं तो हिंदी राजकीय भाषा हो जाएगी। ठीक है, कामकाज की और राजकीय भाषा हमारी हिंदी हो जाएगी। यहीं पर अगर बात करूं मैं आपसे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखेंगे। और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, ये आपको लिखना है, पूछा जाता है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1963 में क्या हुआ था? राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। तो ये थोड़ा सा जानकारी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद होगी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानने की। स्त्रीलिंग है तो अच्छी, ठीक है, अच्छी, और पुल्लिंग है तो अच्छा। ये क्या है? विशेषण है। इनको हम शब्दों के आगे जोड़ देते हैं। अच्छा ग्रंथ या अच्छी ग्रंथ, तो हमेशा से क्या होगा? अच्छा ग्रंथ। ठीक है, अच्छा ग्रंथ, यानी क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा ग्रंथ है। अच्छा थैला या अच्छी थैला? तो अच्छा थैला। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छी शिष्टमंडल या अच्छा शिष्टमंडल, आपको बताना है अच्छी शिष्टमंडल या अच्छा शिष्टमंडल। तो आपको यहां पर बताना था कि आपका क्या हो जाएगा? अच्छा शिष्टमंडल। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो कि आपका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो आप इस चीज में बने रहिएगा क्लास में, मैं इसको आपको चेक करके बताता हूं। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 मिनट बने रहिएगा क्लास में। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 है ना? ठीक है, तो पुस्तक है यहाँ पर। ठीक है, तो पुस्तक हो जाएगा यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग, पुस्तक। इस चीज को नोट करके लिखिएगा, पुस्तक क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। तो अच्छा पुस्तक या अच्छी पुस्तक, हम बोलते हैं ना पुस्तक क्या है? अच्छी है। तो पुस्तक अच्छी है तो अच्छी क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता रहा हूं, नोट करके लिख सकते हैं। सभी ग्रह क्या होते हैं हमारे? सभी ग्रह क्या होते हैं हमारे? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग। लेकिन एक अपवाद भी होता है इसमें। कौन है अपवाद? तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी, ये क्या है? अपवाद है। ये क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। ठीक है, पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगी, ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद, इस चीज को लिखना है आपको। सभी ग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। इसी प्रकार से सभी धातु, ठीक है, सभी धातु, धातु यानी सोना, ठीक है, लोहा, पीतल, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? सभी धातु पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी एक अपवाद है, चांदी। ठीक है, चांदी क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। ठीक है, चांदी स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अपवाद है। ठीक है, तो ये चीज नोट करके लिखनी है, चांदी अपवाद है। सभी धातु, चाहे धातु में क्या क्या आ जाएगा? सोना आ जाएगा आपके पास, सोना, लोहा, ठीक है, पीतल, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं? सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी क्या है आपके पास? स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये अपवाद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, निम्नलिखित में से राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह है। तो अगर आपने पढ़ा होगा राहुल सांकृत्यायन, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र के कवि माने जाते हैं। सबसे पहले तो लिखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन कैसे कवि है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के कवि हो जाएंगे। अगर इनका नाम पूछेगा, मूल नाम,
केदारनाथ पांडे, ठीक है। मूल नाम इनका क्या हो जाएगा, केदारनाथ पांडे, ठीक है, केदारनाथ पांडे, ठीक है, केदारनाथ पांडे इनका क्या हो जाएगा, मूल नाम हो जाएगा। अगर इनका नाम पूछेगा उपनाम, ठीक है, उपनाम अलग है और मूल नाम अलग होता है। हाँ, इस चीज को नोट करके आपको लिखना है। इसका उपनाम पूछेगा आपसे तो उपनाम क्या क्या हो जाएगा इनका, उपनाम इनका हो जाएगा हमारा कि महापंडित, ठीक है। महापंडित किसे कहा जाता है, तो राहुल सांकृत्यान को महापंडित कहा जाता है, ठीक है। महापंडित किसको कहा जाता है, राहुल सांकृत्यान को, ठीक है। मौलिक पंडित अलग है। मौलिक पंडित उत्तराखंड में किसको कहा जाता है, नैन सिंह रावत को कहा जाता है। यहां पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, महापंडित हो जाएंगे कि राहुल सांकृत्यान। अगर राहुल सांकृत्यान की हम बात करें तो राहुल सांकृत्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी बहुत सारी रचनाएं मिलती है। यहां पर कहानी संग्रह हमसे पूछ रहा है तो समिति के बच्चे इनकी क्या हो जाएगी, कहानी संग्रह हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी संग्रह पूछेगा तो समिति के बच्चे हो जाएंगे। तो एक इनकी आती है जय योधे, ठीक है, जय योधे, ये भी क्या हो जाएगी, इनकी कहानी हो जाएगी, ठीक है, कहानी, ठीक है। जय उधेव क्या हो जाएगी इनकी, ये भी कहानी हो जाएगी। इसी के साथ साथ राहुल सांकृत्यान की और कौन कौन सी कहानी आती है, 22वीं सदी, ठीक है, 22वीं सदी। ये 22वीं आप वैसे लिखेगा 22वीं, हिंदी में लिखेगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 22वीं सदी। इसी के साथ साथ कैला की, ठीक है, कैलना की कथा, ठीक है, कैलना की कथा, कैलना की कथा भी इन्हीं का क्या है, ये इन्हीं का कहानी संग्रह हो जाएगी, ठीक है। किसकी, राहुल सांकृत्यान की। और सिंह सेनापति, सिंह सेनापति, सिंह सेनापति क्या है, राहुल सांकृत्यान की कहानी संग्रह हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जय योधे, 22वीं सदी, कैलना की कथा, ठीक है, सिंह सेनापति, ये सभी क्या है, राहुल सांकृत्यान की कहानियां हो जाएंगी, ठीक है, कहानियां। यहीं पर आपको दिख रहा होगा राहुल सांकृत्यान, ठीक है। राहुल सांकृत्यान की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है। तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अगर आपको लेना है, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यान को साहित्य अकादमी मिला था, साहित्य अकादमी। ये कब मिला था इन्हें साहित्य अकादमी, ये मिला था इन्हें 1958 में। और किस रचना के लिए मिला था, तो मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास, एशिया का इतिहास। पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यान को साहित्य अकादमी कब मिला था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1958 में, जो कि इनकी रचना हो जाएगी मध्य एशिया का इतिहास। इनकी एक आत्मकथा आती है, ठीक है, आत्मकथा, आत्मकथा कौन सी है, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा। ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी, राहुल सांकृत्यान की आत्मकथा कौन सी है, मेरी जीवन यात्रा। इन्हीं के साथ साथ 1963 में इन्हें क्या है, पद्म भूषण मिल चुका है, ठीक है, पद्म भूषण। तो उम्मीद करता हूं, देखिए अब यहां पर यही होता है, जब भी आप सॉल्यूशन देखते हैं ना तो आपको पता है कि कोई भी रचना आ जाए तो हम उसका फुल पोस्टमार्टम कर देते हैं और आपको सभी कुछ उसके बारे में बता देते हैं। तो राहुल सांकृत्यान के बारे में शायद आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। बाकी जिन लोगों के पास ना कवि वाली पीडीएफ नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में तो जुड़े हैं, वहां तो फ्री में मिलती है, ठीक है, मतलब वहां पर सभी को मिलती है। चाहे यूट्यूब में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको अगर कवियों की पीडीएफ चाहिए तो बहुत सारे हमने जो है आपके 22-23 जो सिलेबस में दिए हैं उनको बहुत अच्छे से अंकित सर ने एक संग्रह कर, ठीक है, कब उनको साहित्य मिला, कौन सी उनकी एनसीईआरटी की रचना है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या मूल नाम है, जन्म कब हुआ, तो सभी का एक संग्रह करके 6-7 पेजों का बना रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको पढ़नी चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, फाइल में जाइएगा, वहां पर डाली भी है हिंदी के कवि। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट है, ठीक है, बैच वाले स्टूडेंटों को भाई आप लोगों को व्हाट्सएप की गई है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप लोगों को वहां पर क्या है कि इसकी पीडीएफ दे दी गई है। बाकी जो आपको स्टडी मटेरियल है सब कुछ व्हाट्सएप में दे दिया जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अंतिम क्वेश्चन हमारे हिंदी का, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। तो कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है, परसों ही आपको कराया है, अधिसूचना, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, सरकारी गजट में छपी सूचना यानी अधिसूचना, ठीक है। सरकारी गजट में छपी सूचना यानी अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना। तो ये चीज आपका हिंदी का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर आपको बताया है 9997176041 पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर 9410905102 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे उत्तराखंड के सॉल्यूशन में।